गर्मियों की तपती दोपहर और मई का महीना था। सड़कें भी सुनसान थीं। संजय को किसी ज़रूरी काम से अपने गांव से पास ही के दूसरे गांव में जाना था। वो बेचैन से इस उमस भरे मौसम में लू के थपेड़ों को झेलता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पर निकला। धूल के उड़ते गुबार और बेइंतहा गर्मी से वो बहुत बेचैन हो रहा था। गांव के ज़्यादातर लोग घरों में ही दुबके थे। अब वो चलते चलते गांव की सरहद के पास पहुंच चुका था। वहां से कुछ ही दूरी पर एक नदी भी बहती थी। उसने मोटरसाइकिल की कुछ स्पीड बढ़ा दी। अब नदी भी दिखाई देने लगी थी। जब नदी के थोड़ा और करीब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवती नदी के किनारे खड़ी उसको लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी। अब वो सोच में पड़ गया कि इतनी गर्मी और भरी दोपहर में सुनसान इलाके में जहाँ जानवर तक नहीं आते जाते, अब ये अकेली खड़ी लड़की मुझसे लिफ्ट मांग रही है। तो उसके दिल में आया कि इस युवती को लिफ्ट देने के लिए मना कर दे, कहीं कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए जैसा कि शहरों में होता है। तो उसने ध्यान न दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही युवती के पास से मोटरसाइकिल निकलने लगी तो वो मोटरसाइकिल खुद ब खुद रुक गई और युवती उसके सामने आ गई। युवती ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ा। फिर युवती बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है। प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा झोला दिखाते हुए कहा कि इस झोले में मेरी शादी के निमंत्रण कार्ड हैं। ये मुझे ही पहुंचाने हैं। शादी भी मेरी करीब है। आप मना मत कीजिएगा। और ये कहकर बिना संजय के जवाब का इंतज़ार किए वो युवती संजय के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तो संजय ने कुछ संकोचवश गाड़ी स्टार्ट कर दी और रास्ते में उससे उसका पता पूछा कि आपको जाना कहाँ है। फिर सारे रास्ते दोनों में इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अब काफ़ी दूर चलने पर दूसरा गांव भी आ गया तो उस युवती ने अपनी लोकेशन बताई और एक पक्के घर के सामने गाड़ी रुकवा कर घर के अंदर चली गई। संजय ने सोचा, कितनी एहसान फरामोश युवती है ये। ना कोई शुक्रिया अदा किया, ना पानी तक के लिए पूछा, ना घर में आने के लिए कहा। फिर उसने बेमन से वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने काम के लिए रवाना हो गया। बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों बाद उसी गांव में संजय को फिर दोबारा काम पड़ा तो वो मोटरसाइकिल से उस गांव के लिए चल दिया। वो पहले वाली घटना युवती वाली बिल्कुल भूल चुका था। अपनी ही धुन में संजय चला जा रहा था कि देखा, उस नदी के किनारे ठीक पहले वाली जगह पर वही युवती फिर हाथ देकर उसे रुकने का इशारा कर रही थी। वो कुछ सोचता इससे पहले ही मोटरसाइकिल की स्पीड अपने आप कम हो गई और युवती के सामने जाकर बंद हो गई। वो युवती बोली, माफ़ कीजिए, आज आपको फिर तकलीफ़ दे रही हूँ। दरअसल शादी के कुछ कार्ड उस दिन घर पे छूट गए थे जल्दबाजी में, तो मैंने सोचा इन्हें आज बांट दूँ। लेकिन बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, अभी तक कोई इधर से गुजरा ही नहीं। प्लीज़ मुझे बहुत देर हो रही है, आप मुझे जल्दी से उसी पते पर पहुँचा दीजिए। और बिना संजय की इजाज़त के ही फिर गाड़ी के पीछे बैठ गई। संजय ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। बीच रास्ते में वो युवती संजय से बोली, माफ़ कीजिए, उस दिन जब आपने मुझे वहाँ छोड़ा तो मैंने ना आपको धन्यवाद दिया, ना ही पानी तक के लिए पूछा।
और ना घर के अंदर बुलाया। बात यह है कि वहाँ मेरी बड़ी बहन रहती है। मेरे जीजा जी बहुत शक्की मिजाज के इंसान हैं। अगर वो मुझे आपके साथ देख लेते या पानी वगैरह के लिए मैं अपने घर में बुला लेती तो बेकार का वो बखेड़ा खड़ा कर देते, इसलिए मैंने आपको घर नहीं बुलाया। तो संजय हैरान सा हो गया कि ये सब बातें तो उस दिन मैंने अपने मन में ही सोची थी जब इसको वहाँ छोड़ा था। मेरे मन की बातें इसको कैसे पता चली, जबकि मैंने इसे कुछ बताया तक नहीं। कुछ ही देर में वो युवती अपने गंतव्य पर पहुंचकर पहले की तरह बिना कुछ कहे फिर उसी घर में चली गई। संजय भी मोटरसाइकिल से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। इस तरह कई दिन गुजर गए। संजय के दिमाग से वो सब बातें निकल चुकी थी। इत्तेफाक से संजय को फिर एक दिन उसी गांव में तकादा लेने के लिए जाना पड़ा, तो वो अपनी मोटरसाइकिल से निकल पड़ा। अब की बार वो रास्ते में सोचता जा रहा था कि अगर आज वो युवती मिली तो मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरे साथ जाती है। ये सब वो सोचता जा रहा था कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। फिर वो ये सोचता सोचता उस नदी के करीब पहुंच चुका था। फिर उसने निगाह उठाई तो देखा वही युवती आज लाल जोड़े में दुल्हन बनी, पूरा श्रृंगार किए उसे रुकने के लिए इशारा कर रही थी। उसने सोचा चाहे जो भी हो, आज मैं इसे लिफ्ट नहीं दूंगा। लेकिन हैरानी की बात ये कि गाड़ी स्वतः ही बंद हो गई और युवती पास आकर उसकी पीछे की सीट पर बिना पूछे बैठ गई और बोली, आज मुझे जल्दी पहुंचा दीजिए प्लीज़, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, सब लोग वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं शादी के लिए तैयार होने अपनी सहेली के यहाँ गई थी, पर वहाँ से कोई मुझे छोड़ने ना आ सका। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। संजय ने देखा वो युवती आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा सी। लेकिन संजय का मन नहीं था आज उसे वहाँ छोड़ने का। फिर वो युवती बिना कुछ कहे उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई और संजय से कहा, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाइएगा, आज मुझे बहुत देर हो रही है। संजय ने मन ही मन सोचा कि मैं इसका प्रतिरोध क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मजबूरी वश मैं इसको मना नहीं कर सकता। ये सब अपने आप गाड़ी का रुक जाना, कभी अपने आप बंद हो जाना, कभी अपने आप स्पीड कम हो जाना, क्या है ये सब। तभी वो युवती बोल उठी, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्यों फालतू की बातें दिल में सोच रहे हैं। अरे गाड़ी मशीन है, कभी भी रुक सकती है, इसमें इतना सोचना क्या। और रही बात मुझे बार बार लिफ्ट देने की, तो बात इंसानियत की भी तो है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। गाड़ी पे पीछे जगह खाली रहती है, मेरे बैठने से आपको क्या दिक्कत हो गई जो आप ये सब अपने दिमाग में बेकार की बातें सोचकर खुद परेशान हो रहे हैं। अब जल्दी चलिए। तो संजय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर आज वो बहुत घबरा रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जब मैं इससे कुछ कोई बात कर नहीं रहा हूँ अपने बारे में कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो क्या ये अंतरामी है जो मेरे मन की बात हूबहू जान जाती है। थोड़ी ही देर में वो युवती रास्ते में बोली, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अरे इंसान का चेहरा बहुत कुछ बयान कर देता है। किसी कश्मकश में ना रहिए, बस आप नेक काम कर रहे हैं, इसलिए कोई दुविधा अपने मन में ना पालिए। वैसे भी आज मेरी शादी है, अब मैं कभी आपको परेशान न करूँगी, ना ही कभी आपसे लिफ्ट मांगूंगी, क्योंकि मैं तो अब ससुराल चली जाऊंगी ना। संजय खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। फिर वो युवती भी खामोश हो गई। अब युवती का घर आ चुका था, तो संजय ने गाड़ी रोक दी और हर बार की तरह उस युवती के
गाड़ी से उतर के जाने का इंतजार करने लगा, मगर आज वो नहीं उतरी। तो संजय ने पीछे मुड़कर उस युवती से कुछ कहना चाहा, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। पीछे की सीट पर अब कोई न था। संजय डर से कांपने लगा कि वो युवती तो आज रास्ते भर बातें करती आ रही थी, कहीं गिरी भी नहीं। आखिर वो गई कहाँ? वो पसीने पसीने हो गया और घबराहट के अतिरेक से उसे बेहोशी सी आने लगी। तभी कुछ दूर पड़े एक चरपाई पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा उसको देख रहा था। वो दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसकी हालत देखकर उसे ले जाकर चरपाई पर बैठा के पानी पिलाया। फिर उससे कहा कि मैंने आपको आज तीसरी बार यहाँ खड़े देखा है। आप आते हैं तो ना तो आप किसी से मिलते हैं, ना ही आप यहाँ किसी को जानते हैं। बस कुछ देर अकेले इस सामने वाले घर को देख के और वापस चले जाते हैं। क्या आपको किसी से यहाँ मिलना है? आखिर माजरा क्या है? तो संजय ने उसे सारी बात बता दी, आज का किस्सा भी। तो वो युवक संजय से बोला, रुकिए, मैं आपको उस घर से एक फ़ोटो लाकर दिखाता हूँ, तो बताइएगा कहीं ये वही युवती तो नहीं है जो आपके साथ आती रही है। फिर वो अपने पड़ोसी के उस घर में गया और सारा किस्सा उन लोगों को बताकर एक फ़ोटो लेकर वापस आया। तो उसके साथ एक अन्य युवती भी थी और वो फ़ोटो जब संजय को दिखाई गई तो संजय ने तुरंत पहचान लिया कि हाँ, यही वो युवती है जो मेरे साथ आज तीसरी बार यहाँ आने के लिए नदी के किनारे से मेरे साथ लिफ्ट लेके बैठी। उस युवक के साथ आई युवती जार जार रोने लगी। तो युवक ने बताना शुरू किया कि ये मीरा है, उस युवती की बड़ी बहन। वो प्रेमा इनकी छोटी बहन थी। शादी वाले दिन कई साल पहले वो अपनी सहेली के यहाँ से तैयार होने गई थी। फिर कार से लौटते वक्त वो अपने जीजा के साथ उसी जगह नदी के किनारे उसका एक्सीडेंट हो गया, जो कि बहुत भयानक था। और उस दुर्घटना में प्रेमा की ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई। वो दुल्हन का जोड़ा पहने थी और जीजा जी को भी काफ़ी गंभीर चोटें आईं, लेकिन डॉक्टर के अथक प्रयासों से जीजा जी बच गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम में से किसी को भी कभी प्रेमा दिखाई नहीं दी और आपके साथ वो 3 बार वहाँ से यहाँ आई। ये सब बातें सुनकर संजय का दिमाग जवाब दे गया। अब वो सोच रहा था कि अभी तक मैं प्रेमा की आत्मा को यहाँ छोड़ता रहा हूँ और आज वो बीच रास्ते से ही गायब हो गई। अब इसके बाद वो तुरंत अपना काम अधूरा ही छोड़कर घर के लिए रवाना हो गया और अब कभी उस रास्ते पर अकेले ना जाने का निश्चय किया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जीवन को बहुत आनंद के साथ जिएं। धन्यवाद। आपकी अपनी